हेलो एवरीवन। हमने कुछ पेपर्स डिस्कस किए थे, आई होप शायद 906 या 907 तक डिस्कस कर लिए थे। पैरेलल एक और सीरीज चल रही थी समय के प्लेटफॉर्म पे। उसका जो पेपर कोड मैंने रिसेंटली लिखा था वो 905 था, 905 ए इनफैक्ट। तो उसको मैं भी आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। पेपर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, आपको स्कैन दिख रहा है। लेट्स सी क्या क्वेश्चन पेपर था, क्या क्वेश्चंस थे, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट था और किस प्रकार से मैंने उनको समायोजित करने की कोशिश की है। अगेन अ डिस्क्लेमर, आई डोंट राइट द बेस्ट आंसर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं दुनिया के सबसे सुंदर आंसर्स नहीं लिखती, पर जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि बेस्ट प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपके सामने लेके आ सकूं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर था भूगोल, विश्व, भारत एवं राजस्थान का। अच्छा, कई लोगों को डाउट लगता है कि ना मैंने हिंदी में लिखा कि इंग्लिश में लिखा। बेसिकली ना मैं, मान लीजिए एक्सपीरियंस की वजह से या मान लीजिए ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, मैं ग्रेजुएशन तक तो हिंदी माध्यम में पढ़ी और उसके बाद में इंग्लिश माध्यम में, और इंग्लिश माध्यम में मैंने बहुत सालों तक काम भी किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इक्वली कॉम्पिटेंट हूँ दोनों माध्यमों में काम करने के लिए। पर इंग्लिश में ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ अपने आप को जब लिखने की बात आती है, बट स्टिल यहाँ भी मैं कोशिश कर लेती हूँ कि ठीक ठाक आंसर लिख लेते हैं। ये था हिंदी में बोले तो ये था रिजुवनेटेड प्लेटोज या पुनर्युवनित पठार, है ना। तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे, पुनर्युवनित यानी दोबारा से युवावस्था आ गई। तो दोबारा से युवावस्था कब आई, यानी युवावस्था आई थी, चली गई, जीर्णावस्था में चलेगा और वापस युवा। अब कोई पठार दोबारा युवा कब होगा? मतलब मैं सिर्फ शाब्दिक अर्थ से बता रही हूँ आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये क्या होगा कि जीर्णावस्था प्राप्त करने का दोबारा उभरते हैं, यानी मे बी उनके अंदर से दोबारा मैग्मा निकल गया, मे बी दे गॉट सम रिजुविनेशन। सो इट इज, ये ऐसे पठार जो कि जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभरते हैं, पुनर्युवनित पठार कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई इससे बढ़ जाती है और उसका उदाहरण है मिसौरी का पठार। इसका उदाहरण है मिसौरी का पठार, रांची का पठार, पाट प्रदेश, और उसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? मैग्मा के भूगर्भीय जमाव से बनी हुई आकृति है। मोरदार पर्वतों की अपनति व अभिनति भागों में जब लावा जमा हो जाता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। ज्यादा अच्छा होता अगर इसमें एक डायग्राम भी बनाया जाता। यस, आई मीन इट। ज्यादा अच्छा होता इसमें, चाहे इस जगह पे डायग्राम बना दें चाहे इस डायग्राम यहाँ पे बना दें। लेकिन ये है क्या, जमीन के अंदर बनने वाली वो आकृतियां हैं जो मैग्मा के जमाव के कारण बन जाती हैं। पर्वत समूह। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। ये है पर्वत समूह, माउंटेन ग्रुप। तो दीज आर लाइक वेरी इजी वंस, कर सकते हैं इसको। फिर कैलोडिनियन पर्वत, ये हर्षिनियन, कैलोडियन और प्री कैम्ब्रियन वाले जो पर्वत श्रेणी थे उसी। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी कुछ पूछा जाए तो उसका उदाहरण जरूर इंक्लूड करना है। जगह बच जाए तो 2 उदाहरण डाल दीजिए। फिर पेलिस्टोसिन काल के हिमयुग। हिमयुग बहुत सारे आए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से सिलेबस में इंक्लूड किया गया, परिवर्तन किया गया है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ को इंक्लूड किया गया है, तब से सवाल जो हैं वो 100% उसमें 10 नंबर के आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वैरायटी बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उसमें से जितने हिमयुग आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकी हिमयुग और यूरोप के हिमयुग, 2 हिमयुग आए थे, उनके बारे में इट्स वेरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ये तो यहाँ डाली गई है। जहां भी सुंदर करने की संभावनाएं होती है, मैं अक्सर कहती हूँ कि ना डिफ्रेंशिएट कर पाने की संभावनाएं 5 नंबर में और 10 नंबर में आती हैं। फिर भी देखते हैं करेवा क्या है। करेवा वो घास के मैदान है जो कि ना लो लाइंग एरियाज में, वैली में बन जाते हैं। और वो होते क्यों है, क्योंकि ना ग्लेशियर के साथ में आ रही होती है साथ में मिट्टी, और जब वो वहां से पिघल जाता है तो पीछे जो बचा हुआ एरिया उसके अंदर खेती हो जाती है। किसकी? कश्मीर में हम सभी जानते हैं केसर की और चावलों की खेती के लिए वो एरिया प्रसिद्ध है। तो ये उससे रिलेटेड लिखा हुआ है। इसमें क्या खास किया गया था, मैंने कोशिश की कि एक बार एक पेज में मैं बिना ब्लैक पेन के भी लिख के दिखाऊं कि अगर आप पेन बदलना नहीं चाहते हो तो भी आप कैसे अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो उस केस में आप ऐसे एरोज बना सकते हो, आप ऐसे बॉक्सेस में डाल सकते हो और इस प्रकार के एरो निशान बना सकते हो। दी ओनली थिंग इज योर कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये था ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन है उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा बेसिन, अंतर पर्वतीय पठार है, इंटरमोंटेन प्लेटो अंग्रेजी में। लेट्स सी पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है। अच्छा, इस बार ना मरुस्थल सिलेबस में डाल दिए गए हैं, तो वी नीड टू रिमेंबर, हमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बड़े बड़े जो मरुस्थल हैं एटलीस्ट वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो पेटागोनिया का मरुस्थल, इनफैक्ट इसमें एक मैं पॉइंट और कहना चाहूंगी आपको, याद रखिए डेथ वैली किसको कहते हैं, या दुनिया का सबसे गर्म स्थल
तो उसके बारे में भी जानकारी जरूर पढ़िएगा आप। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है पेटागोनिया का पठार, सॉरी पेटागोनिया का मरुस्थल। लेट्स गो नेक्स्ट। इट इज ऑस्ट्रेलिया में स्थित किन्हीं 4 मरुस्थलों के नाम लिखिए। ये 4 मरुस्थलों के नाम की बजाय 6 मरुस्थल लिखे गए हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने व्हाइटनर यूज किया गया है, स्पेसिफिकली आपको ये दिखाने के लिए भी है कि यू कैन ऑलवेज यूज व्हाइटनर, बिकॉज आप देख रहे होंगे कॉपियाँ आ गई हैं लोगों की, मेरी भी आने वाली है, कॉपियाँ आ गई हैं और कॉपियों में ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन की हुई हैं। आपने किसी भी कलर के पेन से लिखा है, इट विल बी कन्वर्टेड टू ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब इतना ब्लैक एंड व्हाइट में आपकी कॉपी स्कैन होती है तो व्हाइटनर्स दिखते नहीं है। तो आपसे जहां गलती हो जाए, मेक श्योर कि व्हाइटनर को यूज करने की आदत अभी से डाल लीजिए। कोशिश कीजिए कि गलतियां कम से कम हो, लेकिन वहां जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे स्ट्रेस होता है ना, उसकी वजह से गलतियां बहुत होती हैं। फिर है मराकाईवे झील, ये वेनेजुएला की कैरेबियन तट पर स्थित एक झील है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें खास बात क्या है, सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अमेरिका की, और इसके बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, महान भ्रंश घाटी क्या है। महान भ्रंश घाटी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना वो अफ्रीका के ऑलमोस्ट बीचों बीच से निकलती है और बहुत मतलब लाइफ लाइन है वो। महान भ्रंश घाटी है अफ्रीका की। इसमें लिखा हुआ है कि यह दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, जो उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर के मृत सागर या रेड सी होते हुए मोजाम्बिक देश पर खत्म होती है। अफ्रीका को ये 2 शाखाओं में बांट देती है, पूर्वी भ्रंश घाटी और पश्चिमी भ्रंश घाटी। अफ्रीका में इसकी 2 शाखाएं हैं, सॉरी, पूर्वी भ्रंश घाटी और पश्चिमी भ्रंश घाटी। फिर आता है एस छाया क्षेत्र। सिर्फ एस ही नहीं, पी का भी आप याद कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ना एस यहाँ पूछा गया है, पी पूछ लिया जाएगा तो इट्स लाइक जब छाया क्षेत्र पूछा जाए तो आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। छाया क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि चीजें वहां पहुंचती नहीं है। वैसे भी वृष्टि छाया क्षेत्र भी आपने याद किया होगा कि जब बरसात होती है तो पहाड़ों की दूसरी साइड में बारिश नहीं होती है। तो छाया क्षेत्र मतलब कोई चीज वहां पहुंच नहीं रही है। तो एस छाया क्षेत्र का मतलब जहां पे एपिसेंटर है वहां से स्टार्ट होकर के, बिकॉज ये अर्थ का जो बिल्कुल कोर एरिया है उसकी वजह से नहीं पहुंच पाती दूसरी तरफ तरंगें, उनको छाया क्षेत्र कहते हैं। इसका जो परास है वो है 103 डिग्री से 103 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ऐसी कुछ होंगी जो मेंटल से गुजरेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो मेंटल से नहीं गुजर पाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कोर से, मतलब इनफैक्ट कोई भी ऐसी नहीं है जो कोर से गुजर सकती है। नेक्स्ट कोर्स, बफर जोन। बफर जोन किसको कहते हैं? ये एक अवधारणा है जो इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं या फिर हम जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पढ़ते हैं कि बफर जोन किसको कहा जाता है। तो बफर जोन बेसिकली वो भू राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जो कि 2 राजनीतिक सैन्य शक्तियों के बीच में बफर का काम करता है, यानी उस पर दोनों का प्रेशर आता है और इनफैक्ट इसकी वजह से वो दोनों से लाभ भी उठाता है। तो ऐसे एरियाज को सैंडविच क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि नेपाल जो है भारत और चीन के मध्य बफर जोन का काम करता है। फिर आता है सीमांत, मार्जिनल्स क्या होते हैं? सीमांत हैं 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सांस्कृतिक या भू आकृतिक मिश्रण से संबंधित संक्रमण का क्षेत्र जिसमें दोनों के प्रभाव नजर आते हैं, उनको सीमांत कहते हैं। जैसे कि गोलन हाइट्स, जैसे गाजा पट्टी में, और जैसे नगोर्नो कोरोबाक को इसलिए भी याद कीजिएगा क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही वहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एरिया। लेट्स सी नेक्स्ट, ओलिगोसीन काल क्या है? ये तो हम जानते हैं जियोग्राफिकल जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उससे रिलेटेड है। शुष्क घाटी क्या थी? ड्राई वैली। प्राचीन नदी के जल के अपहरण के पश्चात इसकी अवशिष्ट घाटी में जब जल प्रवाहित नहीं होता है तो इसे शुष्क घाटी कह जाते हैं, या वात दर्रा, हवा बहती है वहां से, नदी नहीं बहती तो क्या बहेगी। वैली है, यानी दोनों साइड से वैली है, वैली है दोनों साइड से स्टीप है। पहले नदी बहती थी, अब नदी नहीं बह रही है, सूख गई है तो हवा बहेगी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वात दर्रा, ठीक है, या वात घाटी कहते हैं। इसका उदाहरण है सरस्वती नदी का यमुना द्वारा जो अपहरण कर लिया गया है, जो उसकी वैली है, दैट इज कॉल्ड ड्राई वैली। लेट्स गो नेक्स्ट, कोरी क्रीक। कोरी क्रीक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इश्यू है। इनफैक्ट वी शुड नॉट से जियोपॉलिटिकल, इट इज एन एरिया ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वाला एरिया है। इनफैक्ट आई ट्राई टू मेक अ स्मॉल मैप कि ना भारत, ये इधर भारत है, ये यहाँ इस साइड पाकिस्तान है। आई मस्ट हैव मेंशन, यहाँ लिखना चाहिए था। और ये गुजरात के ये वाला कोस्ट का एरिया जो कच्छ से लगता हुआ बेल्ट है, कच्छ की रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है और अक्सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। नेक्स्ट है अष्टमुड़ी कयाल। यह केरल के कोयम जिले में स्थित एक लगून लेक है, लगून झील है। लगून झील हुआ जिनमें ब्रैकिश वाटर मिलता है, मतलब समुद्र का पानी जो है बहुत ही छोटे सकड़े मुंह से लैंड की तरफ आ जाता है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है रामसर के अंतर्गत।
नेक्स्ट इज वैश्विक शीतलन, यानी हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हो ग्लोबल कूलिंग जैसा कोई भी कोई कॉन्सेप्ट होगा? यस होगा। वो इसलिए कि हम ऐसा कहें कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाए कि सूर्य से आने वाला ताप जो है ना वो धरती तक ठीक से पहुंचने में, जैसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो सूर्य की ओर से आने वाली सभी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी, बाहर से ही निकल जाएंगी। तो हमारे पास में जितनी ज़रूरत है उतनी सोलर रेडिएशन नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से वी विल गो इनटू ग्लोबल कूलिंग स्टेट। नेक्स्ट इज, ये इट्स ओनली अ कॉन्सेप्ट, मतलब साइंटिस्ट इसके बारे में वरीड है, ये एक कॉन्सेप्ट है गोरांग घाट दर्रा। अब ये नॉट ओनली सिर्फ यहाँ से, जहाँ से भी आपको सुनने को मिले ना, कोई भी ऐसा एरिया जिसके बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वो प्लेस न्यूज़ में था या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है या फिर देश के लिए भी सैन्य महत्व का कोई दर्रा है, जैसे कि नुब्रा वैली आई थी एक बार 2013 वाले, आई होप 2013 वाले में, वो भी इसलिए क्योंकि वो सियाचिन जाने के लिए वो दर्रा इज द ओनली पैसेज जहाँ से होके जाता था। तो अभी हम जानते हैं कि ना अटल टनल बनाई गई है, तो अटल टनल से रिलेटेड जो भी वैली है, जो भी दर्रा है, उसको जरूर पढ़िएगा। इट इज गोरांग घाट दर्रा, दक्षिणी अरावली का वो दर्रा जो सिरोही में स्थित है या गुरु शिखर को माउंट आबू से पृथक करता है, और ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हमारे अरावली से रिलेटेड आ गया। वाई डू आई से कि ना इन सबको देख लो, क्योंकि ना हम नेशनल पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल पढ़ लेंगे, तो हमारे राज्य का भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आंध्रा का पठार। इस पठार से होकर 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नरू। कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तर में तेलंगाना का पठार और नीचे रायलसीमा का पठार। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि इज सब सेक्शन ऑफ, जब हम राजस्थान का 4 भागों में डिवीजन करते हैं, फिजिकल डिवीजन, उसमें से ये जो भूमि है, देखिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया और उसमें कोशिश की कि इसको मैं इंडिकेट कर पाऊंगी नागौरी उच्च भूमि कौन सी है। लेट्स गो नेक्स्ट। चलो मैं बड़ा कर देती हूँ आपको देखना चाहें तो। देश हरो क्या है? उदयपुर में, यहाँ से हरा राजस्थान की वो आ रही है ज्योग्राफी। उदयपुर में जरगा और रागा के बीच पहाड़ियों का क्षेत्र जो सदा हरा रहता है, इसलिए उसको देश हरो कहा गया है, यानी हरो मीन्स हरा से समझ लीजिएगा। कायलाना बायोडाइवर्सिटी पार्क, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दी ओनली थिंग इज कि ये औषधीय पौधों के कारण फेमस है। राजसिको क्या है? राजसिको, अभी देखिए मैंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन राजसिको के बारे में डालने की कोशिश की है। स्थापना कब हुई, पूरा नाम क्या है, क्या उद्देश्य है, और खुदरा केंद्र का नाम राजस्थली है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितना पता हो, ऐसा नहीं कि जितना पूछा गया उतना ही बताएं, ऑफ कोर्स वो तो पहले बताएं जो पूछा गया है, पर उसके बाद में आपके पास टाइम हो, स्पेस हो, तो जरूर लिख दीजिए। इट लीव्स एन एक्स्ट्रा इंप्रेशन। एंड ये हियर कम्स माय वेरी फेवरेट सेक्शन, इट्स और ज्वालामुखी। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो और 10 नंबर के क्वेश्चन तो मुझे वो सच्ची में बहुत पसंद है। सवाल है, ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर वर्गीकरण को उदाहरण से बताइए। तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि केंद्रीय उद्भेदन होता क्या है और फिर उसके वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिए 5 इसके वर्गीकरण हैं और उन सबके उदाहरण बताने हैं। तो देखिए सबके उदाहरण मैंने साथ साथ में लिखे हुए हैं। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, दी ओनली थिंग इज कि आपको ये देखना है कि आपको जो पूछा गया वो सब कुछ आपने इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। ज़्यादा खास बात क्या है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हवाई तुल्य, तो उदाहरण मैंने थोड़ा सटका के राइट साइड में लिखा, फॉर द रीजन कि ये हवाई तुल्य का उदाहरण, ये स्टाम्बोलियन का उदाहरण, ये बेल्को तुल्य का उदाहरण है, विसुवियन तुल्य का उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि ये कैटेगराइजेशन इस तरीके से किया है, कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि ये इसके साथ एसोसिएट हो पाए। सो आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 1 नंबर यहीं से लिखना शुरू कर दिया, 1 जहाँ खत्म हुआ 2 यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, 3 यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, विच डजंट सीम वेरी गुड, वो बहुत अच्छा दिखता नहीं है। और इनफैक्ट एग्जामिनर को पढ़ने में जोर आता है, और जोर आएगा उनको तो फिर मार्क्स देने में भी जोर आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। निक्षेपण से निर्मित पठारों को उदाहरण सहित बताइए। निक्षेपण मीन्स डिपोजिशन। सो डिपोजिशन से बने हुए जो पठार है वो 3 प्रकार के होते हैं, हिमानी के पठार, जलकृत पठार और पवनकृत पठार। एक्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डिपॉजिट करेगा कौन, या तो हवा से या पानी से या फिर ग्लेशियर से डिपॉजिट होगा। 3 ही तरीके हैं डिपॉजिट होने के। इसके अलावा अगर कोई डिपॉजिट होता है तो देखिए वो डिपोजिशन जो होगा ना, वो तो मेरे ख्याल से ज्वालामुखी का के से निकलने वाले का डिपोजिशन होगा। सो ये जो 3 डिपोजिशन हैं उनके बारे में जो पठार बनते हैं उनके यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण, उदाहरण और उदाहरण देखिएगा, सबके 2-2 उदाहरण लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर मौलिक पर्वत क्या होते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। ये मेरे लिए भी एक बिल्कुल मतलब चैलेंज था कि मैं 3 डायग्राम कैसे बनाऊं। स्टिल
मौलिक पर्वत का मैंने पहले बताया कि मौलिक पर्वत होते क्या हैं, फिर मौलिक पर्वत के 3 प्रकार, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। और फिर उन पर्वतों की मैंने कोशिश की कि मैं एक छोटा सा डायग्राम से बता पाऊँ कि वलित पर्वत में क्या होगा कि 2 साइड से प्लेट्स आएंगी, एक सब साइड हो जाएगी और दूसरी जो उसकी वजह से उठ जाएगी। फिर ब्लॉक पर्वत में कोई भी एक भूभाग जो होगा वो ब्लॉक्स में इस तरीके से टूटे कि बीच वाला जो भाग जो ऊपर उठ जाए, तो उससे पर्वत का निर्माण होगा। एंड सिमिलरली थिंग्स लाइक दैट। आपको करना क्या है, उन सभी के उदाहरण पूछा है तो जरूर लिखिए, उदाहरण उदाहरण और उदाहरण। क्या कारण है कि विश्व के समस्त गर्म और शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित है? बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके बहुत सारे आपको तो पहले बताना पड़ेगा कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का कारण क्या है, पर ये पश्चिम में ही क्यों मिलते हैं, तो 1-2 कारण लिखें। फिर आपको बताना क्या है कि इसके उदाहरण भी साथ साथ में चल रहे हैं। देखिए, जहां मैंने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं होने के कारण भी वहां होता है, तो उसका उदाहरण भी लिखा, सहारा, नामीब, अटाकामा, मोजाम्बिक आदि, मोजाब आदि। नेक्स्ट इज पूर्वी शीत मरुस्थल का कारण क्या है, तो पूर्वी शीत मरुस्थल का कारण यह है कि पछुआ पवने फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों में पश्चिम से पूर्व चलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व तक पहुंचते पहुंचते ये पवनें शीत और शुष्क हो जाती हैं, जिससे कि पूर्वी किनारों पर शीत मरुस्थल बनते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि विश्व के समस्त गर्म व शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित हैं, और ऑन दी कॉन्ट्ररी शीत और शुष्क जो है वो उनके पूर्व में है। तो आपको अक्सर जैसे मैं कहती हूँ कि ना, जो पूछा गया है उसको, ये इतना सेक्शन था मेरे पास है ना, इतना स्पेस था, एंड देन 2.5 नंबर में बांटना था, तो 2.5 और 2.5 करने की कोशिश कीजिए। 9 लाइनें थी, 4 एक को और 5 एक को मिलेंगी ही मिलेंगी, बट कोशिश कीजिए कि आप अपने कंटेंट को जस्टिफाई कर पाएं। तो जस्टिफाई करने के लिए इसके 2 कारण दे दिए, इसके भी कारण दे दिए, दोनों के उदाहरण लिख दिए। लेट्स सी नेक्स्ट, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, हम जब मैदानों का वर्गीकरण करते हैं तो बहुत प्रकारों से करते हैं, यानी उत्तरी जो मैदान है हमारा, जो फर्टाइल प्लेन है, उसको हम कई तरीकों से बांटते हैं। तो गंगा का जो मैदान है उसको बांटने की भी एक विधि है। उस विधि में हम कहते हैं कि गंगा का मैदान का प्रादेशिक भाग हम इस प्रकार से करते हैं: रोहिलखंड का मैदान, मिथिला का मैदान, अवध का मैदान, सोन का मैदान और मगध का मैदान। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। ऐसा कैसा है, यदि गंगा का मैदान का प्रादेशिक क्लासिफिकेशन करने के लिए आए, सो यू नीड टू रिमेंबर रोहिलखंड, मिथिला, अवध, सोन और मगध। इसमें कोई दो राय नहीं है आपको। और इस गंगा का मैदान को आपको है ना छोटा सा डायग्राम बना के बता दो। लेट्स गो नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, इसमें खास बात क्या थी, मैंने क्या लिखा, गंगा का मैदान क्या है, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला है। इसका ढाल भी लिखा मैंने कि ढाल किधर से किधर है और कौन से प्रदेश इसमें शामिल हैं। फिर प्रादेशिक भागों का वर्णन इस प्रकार से कर दिया है। एक्चुअली अगर इसको आप ना मतलब सरसरी तौर पे एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखो तो भी आपको दिख रहा है कि बताया क्या गया, पूछा क्या गया था, गंगा मैदान। ये गंगा का मैदान छोटा सा डायग्राम, उसकी डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन, फिर उसका ढाल, प्रदेश, प्रादेशिक भाग और 5 प्रादेशिक भाग लिख दिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये अंदर पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी। लेट्स सी नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर का भू राजनीतिक महत्व क्या है। तो अच्छा होता अगर यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया जाता। आई वुड एक्सपेक्ट यू टू मेक अ डायग्राम। फिर ये सियाचिन ग्लेशियर पहले तो है कहाँ, कितना लंबा है, देखिए 72 किलोमीटर लंबा है, तो मैंने इसको क्या किया, बॉक्स में डाल दिया, दूर से देखिए इसलिए। देन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 19,000 फीट इसकी ऊंचाई है। भू राजनीतिक महत्व क्या है, पूछा है 5 नंबर में पूछा है, मैंने कितने महत्व डाले हैं, 6। कि चलो आपको कोई पसंद नहीं आए तो एक काट देना, लेकिन मैंने जितना आपने पूछा उतना डाल दिया है। फिर नुब्रा वैली, नुब्रा नदी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछी गई थी। फिर सी हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। इससे पहले मैंने आपके साथ में एक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, जिसमें एक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस पूछा गया था। मुझे लगा कि तो ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है और नदियां नया इंक्लूजन इन सिलेबस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ये सेम उसी का आंसर है, उसी वर्बेटिम है, वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा कॉपीड है। मेरे शायद 903 नंबर का पेपर था, इनफैक्ट 905 नंबर का ही पेपर था, लेकिन 14 नवंबर से जो चली आ रही है ना सीरीज, उसमें था। फिर आता है भारत में पाई जाने वाली खनिजों की प्रमुख पेटियों का। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज की पेटियां, इट मीन्स यू हैव टू शो कि कहाँ कहाँ मेजर डिपॉजिट्स हैं। अब जो मेजर डिपॉजिट्स हमें दिखते हैं उनके बारे में मैंने कहा कि प्रमुख रूप से 7 पेटियां पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार पेटी, मध्यवर्ती पेटी,
दक्षिण पेटी, उत्तर पश्चिम पेटी, दक्षिण पश्चिमी पेटी, हिमालय की पेटी और हिंद महासागर में। अब यह जनरली हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, हम यहाँ तक हो जाते हैं कि चलो छोटा नागपुर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हम मध्यवर्ती निकाल लेंगे, मध्यवर्ती में आने वाला खीरा, पन्ना, बॉक्साइट, चूना, ये सब कुछ लिख लेते हैं। हम दक्षिणी पेटी में निकाल लेते हैं, ये कर्नाटक में बहुत सारा हम लोहा निकालते हैं, इनफैक्ट गोवा में भी निकालते हैं, तो उन सब का भी इंक्लूजन कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हिमालय में भी मिलता है, और हम ये तो सर्टेनली भूल जाते हैं कि हिंद महासागर इतना बड़ा रिसोर्स एरिया है हमारे पास में। सो वी शुड ऑलवेज मेंशन कि हिंद महासागर वाला जो बेल्ट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, जो कि राज्यों का है। तो ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है ना, बेसिकली जिनके पास में ऐसे राज्य जिनमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमजोर थे, अगेन आई रिपीट, ऐसे राज्य जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक और कारक जो है ना वो कमजोर थे, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया, इसको EAG यानी एम्पावर्ड इंजीनियर्स ग्रुप कहते हैं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहते हैं। और इसके लिए कुछ स्पेशल सरकारी प्रयास किए गए थे। ये तो लक्ष्य अभियान, पोषण अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, PM मातृ वंदना योजना और सुमन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी में उच्च कटिबंधीय से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि हिमालय न केवल विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्राकृतिक संपदा पाई जाती है उसमें बहुत सारी विविधता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको ये शो करना है कि उष्णकटिबंधीय भी मिलता है, और टुंड्रा का मतलब बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलने वाली, यानी बहुत ऊंचे क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति भी मिलेगी। तो यानी आपको करना क्या होगा, बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है कि उष्णकटिबंधीय में जिस प्रकार से मिलती है, फिर ऊंचाई के बाद जो नेक्स्ट मिलती है, फिर जो नेक्स्ट मिलती है, फिर जो नेक्स्ट मिलती है, यानी 3-4 प्रकार की जो वनस्पति होती है वो सारी मिलती है। सवाल की डिमांड ये है, तो सवाल की डिमांड के हिसाब से आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि हिमालय में क्या क्या मिलता है। पूर्वी हिमालय में ये मिलता है, ऊंचाई का क्या प्रभाव है, पश्चिमी हिमालय में ये मिलता है। और इसके लिए एक छोटा सा मैंने आपको आंसर देने के लिए मुझे लगा कि ना इसको मैं बनाऊंगी, उससे कि मेरे पास अवेलेबल था, तो आई हैड कट इट एंड पेस्टेड इट टू गिव यू अ रेफरेंस कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति में क्या आता है, उपोष्ण में क्या आता है, शीतोष्ण में क्या आता है, शीत में क्या आता है, अल्पाइन में क्या आता है, टुंड्रा में क्या आता है। तो इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपके साथ ये PDF शेयर हो चुका होगा, नहीं होगा तो भी आई आस्क द टीम टू अपलोड ऑन टेलीग्राम चैनल, और मेरे चैनल से भी आप ले सकते हैं। लेट्स सी, जनसंख्या का स्थिरीकरण, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट इज स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है, ये कहता है कि ना, ये पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। और भारत में आदर्श प्रजनन दर जो प्रति युगल है वो करीब 2.1 है, इससे जनसंख्या स्थिरता आ जाएगी। और अभी रिसेंटली हमने सुना था, एक कैलकुलेशन आई थी UNO की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि भारत में 2048 में आकर के हम जाकर के कहीं स्टेबल हो पाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के। तो ये इससे संबंधित लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या थी कि आपको जनसंख्या स्थिरीकरण की डेफिनेशन देनी थी, और उसके से आप क्या समझते हैं वो बताना था। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, और फिर भारत में कौन कौन से हम क्या आइडियल सिचुएशन मांग के चल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एवरेज कौन के हेल्थ सर्विस कितनी अवेलेबल हैं, एवरेज जीवन प्रत्याशा रेट कितनी है, और बहुत सारे फैक्टर्स। तो उसके हिसाब से भारत में 2.1 जो है जन्म दर होनी चाहिए थी, विच इज एक्चुअली नॉट येट अचीव्ड। फिर भूकंपीय तरंग, भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है। इट इज एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन टू मी, मुझे नहीं पता था, सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, ये मुझे नहीं मालूम था। जब मैं इसका आंसर लिखने लगी तभी मतलब आई वाज लाइक सिर खुजा रही हूँ कि यार ये क्या पूछा गया है, कहाँ से आया है। क्योंकि जितना मैं समझती थी मेरे हिसाब से तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव, रिले वेव्स, ये वेव्स ही होती थी खाली, या फिर उनका वृष्टि छाया क्षेत्र होता था। बट येस, व्हेन आई लर्न ऑनलाइन, जब मैंने देखा इसका आंसर क्या हो सकता है, तो स्थल मंडल, उत्ताप मंडल और गुरु मंडल, ये 3 मंडलों में हम बांटते हैं। कुछ खास बात नहीं है, वही बांटते हैं, जो कि देखिए स्थल मंडल जो है वो करीब 100 किलोमीटर तक का होता है, यानी क्रस्ट। फिर गुरु मंडल तक पहुंचते पहुंचते जो उत्ताप मंडल है वो 2880 यानी ऑलमोस्ट मेंटल, और उसके नीचे बनने वाला है गुरु मंडल विच इज कोर। तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बस ये है कि इसमें कौन सी जा पाएंगी, कौन सी नहीं जा पाएंगी। एस तरंगे इसको पार नहीं कर पाती, पी तरंगे यहाँ से गुजरती हैं, और इसमें से कुछ नहीं निकल पाती हैं। पी और एस दोनों ही तरंगे पार नहीं कर पाती हैं। तो बेसिकली कहने का ये जो हमारा क्रस्ट मेंटल कोर को कहने का दूसरा तरीका है।
नेक्स्ट आता है हिंद महासागरीय द्विध्रुव क्या है, यानी बाइपोल क्या है। ये जुड़ा हुआ है हमारे मॉनसून से, अल्नीनो से, लानीनो से, उन इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। डाइपोल बनता है जिसकी वजह से इफेक्ट जाता है हमारे यहाँ बरसात के ऊपर। तो ये बताया मैंने कि ना हिंद महासागर द्विध्रुव है क्या, और इसके बारे में दो खास बातें हैं कि अल्नीनो की स्थिति के दौरान यदि हिंद महासागर के पश्चिम में गर्म जल स्थित होता है तो भारत और पूर्वी अफ्रीका में सामान्य बारिश होती है और अदरवाइज सूखे की स्थिति हो जाती है। जेट स्ट्रीम क्या, ये अच्छा, ये फिर अगेन उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा का भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। मॉनसून से संबंधित जितने भी थ्योरीज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से पूछी नहीं गई हैं। सिर्फ जेट स्ट्रीम पूछा गया था या ITCZ पूछा गया था 2013 में, आई रिमेंबर, उसके बाद में नहीं पूछा गया है। तो इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके अब जो 25-26 फरवरी को एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा कि पहली बात तो जेट स्ट्रीम होता क्या है और उसका मानसून पर प्रभाव क्या है। अच्छा देखिए, हमेशा याद रखिएगा आपसे जो पूछा जाए वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि मुझसे आपने पूछा था कि जेट स्ट्रीम, और फिर आपने मुझसे पूछा कि मानसून पर क्या प्रभाव। तो देख लो भाई, मैं दोनों बता रहा हूँ। ब्लैक से लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आई एम टेलिंग यू व्हाट यू आस्क्ड, आई एम टेलिंग यू, आई एम डिलीवरिंग। तो दिस इज व्हाट। फिर ये कि ग्रीष्म ऋतु में स्पेशल क्या प्रभाव पड़ जाता है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको कि जेट स्ट्रीम है क्या। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीत ऋतु के दौरान पश्चिम से पूर्व रहते हुए हिमालय पर्वत से टकराती है। फिर इसका मानसून पर क्या प्रभाव है। मानसून पर प्रभाव का अध्ययन MTY ने किया। इनके अनुसार इन्होंने कुछ थ्योरीज दी। हिमालय से टकराकर दो भागों में इनकी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार पे पहुंचती है और जो दक्षिण शाखा है वो भारत में गंगा के मैदान से होते हुए गुजरती है। यह जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब की तीव्रता में को बढ़ा देती है। इस दाब के कारण वायु का अवतलन प्लस शीत ऋतु, इन दोनों में ही वर्षा नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में इसके कारण बारिश होगी, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये PDF आपके साथ में शेयर हो जाएगी तो आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट कैसे करना है, कंटेंट को लिखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान का विभाजन बताइए। एग्रीकल्चर के हिसाब से राजस्थान का विभाजन, जो 10 एग्रीकल्चर जोन्स बना रखे हैं। पशुपालन के हिसाब से, जहाँ पे पशुओं की विविधता मिलती है या कोई स्पेसिफिक टाइप के पशु मिलते हैं कैटल पे बेस्ड, तो उसके हिसाब से जो राजस्थान का वर्गीकरण है वो भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको जलवायु क्षेत्रों के हिसाब से राजस्थान का वर्गीकरण पढ़ना चाहिए। और ये एक नया वर्गीकरण है कि जैविक विविधता के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। मेजरली वही भाग है जो कि फिजिकल डिविजन जैसे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दी ओनली थिंग इसका नाम पता होना चाहिए आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ सो दैट मेरे ही पढ़ने में तो आए कम से कम। मध्य अरावली पर्वत क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं तो देखिए मैंने वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं, पक्षी कितने प्रकार के मिलते हैं, प्रमुख रूप से गोडाउन मिलता है, वो सब कुछ मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। होता क्या, आपको याद होता है, आपने पढ़ा बहुत कुछ है। दी ओनली थिंग इज कहाँ किसको कैसे इंक्लूड करना है वो हम भूल जाते हैं। आपने जैसे ही पढ़ा होगा ना जैव विविधता के क्षेत्र से राजस्थान का वर्गीकरण कीजिए, आपने जैसे ही पढ़ा होगा कि जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान का वर्गीकरण कीजिए, तो आपने वर्गीकरण तो कर दिया होगा, लेकिन वहां पे हमें पशुओं को, पक्षियों को, इनफैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी में तो हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं जो मुख्य रूप से मिलते हैं, उनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर। फिर राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या, ओ माय गॉड व्हाट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके कारण और उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आई रिपीट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या, कारण और प्रभावों को समझाते हुए इसके नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए, है ना। तो ये देखिए 5 नंबर का सवाल था, मुझे जगह मिल गई थी तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपके लिए एक बड़ा आंसर लिख पाऊँ। मरुस्थलीकरण की समस्या क्या है, फिर इसके कारण क्या है। तो इसके कारण मैंने लिखा भौतिक कारक कौन कौन से हैं, मानवीय कारक कौन कौन से हैं, और निपटने के उपाय भी। सो आई होप ये एक तरीका भी है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ना, यहाँ तो देखिए मैं एरो के हिसाब से लिखा है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 के हिसाब से लिखा है। किसी भी तरीके से लिखिए लेकिन कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड हो, अच्छे से जचा हुआ हो। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर के सवाल आ गए हैं, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस आ गए हैं। और फेवरेट जैसा आपको दिख भी रहा होगा। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2016 में पूछा जा चुका है, बट स्टिल चलो पढ़ लेते हैं। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी पेनिनसुलर एरिया है, उसका आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है और फिर बताना है कि ये वाला जो एरिया है इसको हम गुजरात तट, इसको हम कोंकण तट, इसको हम मालाबार तट, इसको कोरोमंडल और इसको उत्तरी सरकार कहते हैं। फिर जो यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया उसी को यहाँ मैंने
फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है कि भारत के तटीय मैदान दो भागों में है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इन्होंने अंतर स्पष्ट करने को कहा है, तो ये अंतर करने के लिए हमेशा याद रखिए बीच में से पेज के दो हिस्से कर दीजिए, लेफ्ट और राइट के हिसाब से, और 1-on-1 कंपैरिजन कर दीजिए। कुछ नया नहीं है, दी ओनली थिंग इज छोटा सा डायग्राम बनाना है और इस तरीके से आप अपनी समझ को बता सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, हिंद महासागर की भू राजनीति को समझाते हुए हिंद महासागर का भारत के संदर्भ में महत्व पर टिप्पणी कीजिए। लेट्स सी, सबसे पहले तो आपको बताना है कि हिंद महासागर की भू राजनीति है क्या, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भू राजनीति को समझाते हुए फिर बताना है कि भारत के संदर्भ में हिंद महासागर का क्या महत्व है। तो पहले तो ये देखिए, मैंने बताया कि भू राजनीति और फिर इसमें भारत के लिए क्या महत्व है, एंड दैट्स ऑल। दो चीजें पूछी हैं, दो चीजों पे जवाब दिया है। अच्छा होता कि इसको मैं थोड़ा सा शायद नीचे वाले को थोड़ा और बड़ा करती है, इसको कम कर देती, बट आई डिड नॉट नो मोर पॉइंट्स देन 4। मे बी आपके पास इससे अच्छे पॉइंट्स हो तो आप बराबर बराबर भी बांट सकते हैं, पर जो पूछा गया उसको एड्रेस जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी की है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, ट्रांस का मतलब होता है पार, है ना, पार, दूसरी ओर। तो हिमालय के दूसरी ओर, तो ट्रांस हिमालय पर, हिमालय के यानी जो हमारा महान हिमालय है जिसको हम बेसिकली ग्रेटर हिमालय कहते हैं, उसके दूसरी ओर कौन से हैं, तो उसके दूसरी ओर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, मेजरली 3 श्रेणियां मिलती हैं, उनके बारे में बताना है। तो पहले तो बताओ कि ट्रांस हिमालय है क्या, कितना लंबा है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे, वेस्ट टू ईस्ट। फिर आपको बताना है कि इसमें 3 जो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए 3 पहले डायग्राम बना दिया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और फिर उनका छोटा छोटा वर्णन यहाँ कर दिया गया है कि काराकोरम में क्या क्या है, लद्दाख श्रेणी की क्या विशेषताएं हैं, और उस बीच में एक लद्दाख का पठार भी आता है, और फिर जास्कर श्रेणी है। आई होप दिस इज सफिशिएंट, दिस इज क्लियर। लद्दाख का पठार अपने आप में शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। इट इज एन इंटरमोंटेन प्लेटो, यानी एक अंतर पर्वतीय पठार है। तो जब उसकी बात करेंगे तो 3 पैरेलल श्रेणियों के बीच में इसकी भी बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको पॉलिटी से जोड़ के देखना चाहो या करंट हैपनिंग के साथ जोड़ के देखना चाहो तो इसमें अटल टनल बनी है, वो भी लिख सकते हो। अगला है, भारत में जनसंख्या के विभिन्न समस्याओं को बताते हुए इसके समाधान पर प्रकाश डालिए। ये देखिए समस्या क्या है। इन्होंने कहा कि जनसंख्या के विभिन्न समस्याओं को बताइए और उनका समाधान भी बताइए। तो जनसंख्या के विभिन्न जन आधिक्य क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं, जन आधिक्य यानी अधिक जनसंख्या होने की समस्याओं का समाधान क्या है, और जनविहीन क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। मतलब जनसंख्या की समस्या होंगी तो कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, ज्यादा है तो क्यों है और उसको क्या करें, और कहीं कम है तो क्यों है, उसको कैसे ठीक करें। तो ये दोनों क्षेत्रों को मैंने इसमें कोशिश किया कवर करने की। कुछ ज्यादातर लोग ना सिर्फ इतना ही लिख करके थक जाते हैं कि बस इसके आगे क्या लिखना है, पर मुझे लगा कि ना जनविहीन क्षेत्र के बारे में भी लिखना चाहिए कि जहां जन लोग है, कम है, बहुत ही कम है, तो उनके बारे में भी लिखा और उनका समाधान भी लिखा है। नेक्स्ट इज, राजस्थान को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसके कृषि विभाग के अनुसार विभाजन के आधार क्या हैं। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, 2013 में भी पूछा जा चुका है और इनफैक्ट पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर ऐसे नहीं होगा तो हो सकता है आपसे आईए, आईबी, आईबी इस प्रकार से पूछ लिया जाए, 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 5 नंबर में पूछ लिया जाए। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बस आपको याद रखना है कि आधार क्या क्या है। इसके 4 आधार हैं, तापमान, फसलों का वितरण, वर्षा और मृदा का प्रकार। 4 आधारों पे हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। शस्य का मतलब क्रॉप क्लाइमेटिक रीजन्स। नेक्स्ट है, कार्बन का व्यापार क्या है। ये जुड़ा हुआ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो हमारा सेक्शन अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है ज्योग्राफी में, उससे। कार्बन का व्यापार कब से उसमें प्रकाश में आया, जब क्योटो प्रोटोकॉल में संकल्पना लाई गई और नैरोबी में जाकर के जो यूएन भी हुई थी उसके माध्यम से उसको क्रियान्वित किया गया। बात करते हैं इसका, हमें जब इसके लाभ बताने हैं तो लाभ ही तो इसके अपने आप में उद्देश्य होंगे। तो हम पहले बताएंगे कि कार्बन का व्यापार क्या है, तो कब आया और उसके उद्देश्य क्या सोचे थे हमने, इससे क्या क्या लाभ होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, और लाभ के सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी। देखिए व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। तो हमने पहले लाभ बताए, फिर इसकी चुनौतियां बताई, लेकिन 10 नंबर का सवाल है, लाभ और चुनौती दोनों पूछ रहे हैं, चलो निष्कर्ष बता देते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है और एनवायरमेंट हम सबके लिए एक चैलेंज है। तो ये इसके निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष में मैंने कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश की है। मैंने लिखा इस प्रकार, इसमें कुछ आशंकाएं भी हैं
लेकिन व्यापक संभावनाओं के नाते इन्हें दूर करना ही होगा, तभी वैश्विक तापन जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल कंक्लूजन है, बट जब मैंने ये लिख दिया ना यहाँ पे निष्कर्ष, इसका मतलब ये है कि आई मेड इट श्योर टू फॉर द एग्जामिनर कि भैया देखो मैंने निष्कर्ष भी लिखा है। नेक्स्ट इज विकिरण प्रदूषण की भयावहता के बावजूद भारत जैसे देश में एक मजबूत परमाणु नीति को अपनाया जाना क्या इस बात का संकेत तक नहीं है कि ऐसे देश पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं? अगेन आई टेल यू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी कि समथिंग बैड इज हैपनिंग, बट वी हैव टू स्टिक टू इट। नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। जब गवर्नमेंट में इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो हमें पहली बात तो ये कहना है कि विकिरण प्रदूषण है क्या, इसके कारक कौन कौन से हैं। फिर हमने कहना है कि मेरी इस कथन से असहमति है। अगेन आई टेल यू, जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए हमें विचलित नहीं होना है, हमें स्टेटमेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। वी हैव टू से whatever the government is doing in terms of policy making, it is doing good, because कोई पॉलिसी किसको ध्यान में रख के बनाई जाती है? जनहित सेंटर में होता है। जनहित होगा तभी एनवायरमेंट का हित, सेकेंडरी प्रायोरिटी में एनवायरमेंट का हित सोचेंगे हम। हमारे लिए पहले तो यह है कि हमारी मतलब एनर्जी सिक्योरिटी तो मिले हमें। फिर लेट्स सी मैंने क्या लिखा, कथन से असहमति, मैं दिए गए कथन से असहमत हूँ। भारत सदा से ही पर्यावरण सुरक्षा और मानवता की रक्षार्थ वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाता रहा है। सभी वैश्विक मानदंडों के साथ हमने परमाणु ऊर्जा नीति का समर्थक और उपयोग करता रहे हैं। भारत में स्थापित सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र तत्कालीन उपलब्ध, आज के नहीं, जिस टाइम वो एस्टैब्लिश किए गए थे उस टाइम जो अवेलेबल बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स थे उनके हिसाब से बने हैं। नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर पुराने निष्क्रिय भी किए जा रहे हैं। देश की पर्यावरण संवेदनशीलता को दर्शाता है। और कुंदनकुलम में जो तमिलनाडु में संयंत्र है वह सुरक्षा मानकों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। तो व्हाट आई डिड, आई मेड दिस कंक्लूजन सेइंग कि मैं इस कथन से असहमत हूँ और उस असहमति के कारक लिखे हुए हैं। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव लाइन पे कंक्लूड होगा। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। हिंदी में बोलूँ तो इसके साथ में हम खत्म करते हैं हमारा 905 ए का जो पेपर का डिस्कशन है, जिसमें हमने ज्योग्राफी की बात की। अगेन आई टेल यू, ऐसे जो आंसर्स लिखते हैं आप या मॉक टेस्ट लिखते हैं, बहुत बड़ी संभावना तो ये होती है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां भी मिल जाएं। सीधे स्पष्ट शब्दों में नहीं मिलेंगे तो शायद थोड़े घुमा के मिल जाएंगे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। मतलब आई वाज सरप्राइज टू सी कि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो मेरे ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखे हुए थे मॉक टेस्ट में। और दूसरा ये कि आपका लेखन का अभ्यास हो जाता है, आपको प्रेजेंट करने का, कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका पता चल जाता है। आप सभी जो 20,000 अभ्यर्थी हैं उनका इंटेलेक्ट लेवल मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल 100% इक्वल है, पर कहीं ना कहीं आप लोग समकक्ष हैं। और जब समकक्ष हैं तो आप सभी को एक दूसरे से चुनौती महसूस होनी चाहिए। तो हमेशा हर रोज ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं किसी और से अच्छा कैसे लिखूं। उसके बहुत सारे तरीके होंगे। पहला तरीका तो ये कि आप देखिए आपसे अच्छे जिनको नंबर मिल रहे हैं उन्होंने क्या नया तरीके से लिखा है। दूसरा, इस टाइम आरपीएससी की कॉपीज खूब आ रही हैं, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज भी अवेलेबल हैं और नॉर्मल स्कोर्स की कॉपीज भी अवेलेबल है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, जहाँ से जैसा भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिले, आंसर शीट मिले, उसको ज़रूर देखिए, देखने के लिए कि किस बुलेट में से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी एज आई प्रॉमिस्ड। जल्दी ही कुछ और वीडियोस भी डिस्कशन के रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट।